ओके चलिए अब हम ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले रादर कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, उन पर बात करते हैं मनीष जी के साथ। मनीष जी, आपने दो एग्जांपल लिए, जोमेटो और ट्रेंड। मैं जोमेटो से शुरुआत करता हूँ पहले। जोमेटो का आईपीओ आया, शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, 52-55 तक आया, वहाँ एक बॉटम बना, वहाँ से लेकिन अब इस लेवल पर आ गया है कि शायद निफ्टी का स्टॉक भी बन जाए। इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं और क्या अब ये स्टॉक जो है वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कंप्लीट यूफोरिया में आ गया वापस? Yeah, so see, मैं normally stock के बारे में I don't like to speak, and it's a great company which I have great admiration for, and we have also benefited from it. But because I gave you Infosys example, which is our dearest, closest to heart company, इसकी भी I gave in that manner that आज ये $30 billion roughly market cap हो गया है, and they are so smart कि उन्हें भी पता है कि you know valuation is fantastic, इसलिए वो भी शायद आगे अपना QIP कर लें, and tactically also is the right thing to preempt what Swiggy is trying to do. बिल्कुल। What they have built as a business, hats off, fantastic. बट अगर आपको $30 बिलियन की कंपनी यानी कि 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है, एंड लाइक आई सेड आवर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि 10 साल में एटलीस्ट 4 गुना हो जाए, तो 30 से 120 बिलियन की जर्नी होगी, यानी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। 10 साल में द कंपनी विल बी फेयरली a built out company. Like today we count Infosys was then a growth company, now it's a fairly built out company. Let's say 30 का पी हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट 3-4 बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमाना है। आज आपका प्रॉफिट समझिए कितना, 100-150 मिलियन डॉलर है, तो जो मल्टीपल है इज पेइंग सो मच फॉर द फ्यूचर कि प्रॉफिट मस्ट ग्रो 3 times ऑफ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द स्टॉक एनुअली, which is very difficult to do. I'm not saying it's impossible, but like I said, asymmetrical bet. 50-75 में तो पूरा गांव टूट गया था उसके ऊपर कि इफ़ यू डिवाइड आज कितना 250 का भाव है, एंड इसको आपसे डिवाइड बाय 6, 50 ना को 60 भी कर लो तो भी 4.5 के करीब होगा। 4-5 बिलियन में जब आप ले रहे थे, आप 10 साल में मेरा 10 गुना हो सकता है, क्या 50 बिलियन हो सकता है, चांस है, संभावना है, बट 30 आज ही कर दिया आपने, तो 50 का ऑड्स is not interesting from today's point of के हिसाब से थोड़ा so सा, like I said, companies are always great. What the investor has to do is investor's business. कि आज आप प्राइसिंग रॉन्ग कर दें, then you can't blame Infosys. अगर 16,000 में आपने Infosys ले लिया था 2000 में, you can't blame Infosys for that. कंपनी परफॉर्म्ड, हर साइकिल में देखा गया। उसके पहले 90s के दशक में हिंदुस्तान लीवर होता था, हर दिवाली शो में हिंदुस्तान लीवर का रिकमेंडेशन होता था, 12 साल नो परफॉर्मेंस। फिर Infosys and all the others, Wipro तो खैर 24 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है in the stock, although they have done well and hats off to what Mr. Premji has achieved. But same way 2008 का जो टॉप बना था, like I said, DLF, Reliance, how long it took to come back from that cycle. आज आप बात कर रहे हैं जैसे HDFC, कोटक के बारे में, it takes 10 years to come back from the previous highs and compound. Actually we are interested in compounding. Company does well, इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली जरूरी नहीं कि अगर ग्रेट कंपनी हो ग्रेट स्टॉक भी हो, वो एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रिटेल का भयंकर पैसा आ रहा है मार्केट में। आई थिंक एक ऐसा लग रहा है कि रिटेल डर ही नहीं रहा है इस मार्केट में, कोई करेक्शन आए छोटी बड़ी सब में बाइंग आ रही है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स पर, चाहे वो BSE का स्टॉक हो, चाहे वो HDFC AMC का स्टॉक हो, मोतीलाल हो, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, एंजल उठा के देख लीजिए। क्या ये स्पेस आगे जाकर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकती है? सी अगेन आपके ही शो पे आके मैंने मार्केट स्टॉक्स के बारे में शायद 2 साल पहले बात की थी, एंड AMCs were hated because SEBI was clamping down at that time, the way it is happening today with exchanges and derivatives. So when there is fear and uncertainty, that's when you get prices. Today there is no fear and uncertainty about all the market participants, and I am a creature of the market. मार्केट भी सिक्लिकल है, जैसे हमने कहा कि अगर ये मार्केट एक्सेस हो जाता है तो इसमें जब करेक्शन आएगा तो द सेम कंपनीज मे नॉट बी एबल टू डिलीवर इवन द करंट अर्निंग्स, दे मे फॉल बैक बाय 1 or 2 years. तो अगर आप में ये बिजनेस की समझ है और यू वांट टू होल्ड थ्रू द साइकिल, देन इट मेक सेंस, बट आई डोंट थिंक वी कैन एक्सट्रापोलेट इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में लोगों ने लॉस देखा ही नहीं है इस मार्केट में। बिल्कुल। तो ऐसा 1 साल 1.5 साल अगर ऐसा आए, एंड आई डोंट विश इट एवर कम्स टू एनीबडी, बट अगर ऐसा है तब ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये तो सिक्लिकल धंधा है। एंड जैसे 2008 की क्राइसिस में सब भाग के पैसा डाल रहे थे SBI डिपॉजिट में और HDFC डिपॉजिट में,
आज उसका एकदम रिवर्स चल रहा है कि सब भाग के जल्दी जल्दी पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में डालो। तो ये जब साइकिल प्ले आउट होते हैं देन यू गेट रिवर्जन बैक टू मीन, एंड आई डू थिंक कि थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड हैं हम। ओके, थोड़ा सा स्पेस में ओवर। तो मनीष जी, फिर इन सब का बेसिक सार क्या है? अब इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्टेशन रखे, ना सिर्फ अगले समर के लिए बट अगले 4 से 5 साल के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा खैर विजिबिलिटी भी नहीं होती। तो क्या एक व्यू रखा जाए? सी मैंने ये आज की बात नहीं है, 25-30 साल का रिकॉर्ड है कि इंडिया में करीब 13 से 15% अर्निंग कंपाउंड होती है। और जब आप ऑप्टिमिज्म के वातावरण में खरीदते हो जैसे कि आज है, आज तो खैर ऑप्टिमिज्म से भी ज़्यादा है, नॉर्मली मार्केट 20 के मल्टीपल पे टॉप बनता था एंड 12 के मल्टीपल पे बॉटम बनता था। तो अगर आप 12 के मल्टीपल पे खरीद रहे हो और कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग इज़ 15% प्लस, और वो साइकिल में जब कैचअप होके 20-24% हो गया था जैसे पिछले 3 सालों में हुआ था, तो अब भयंकर रिटर्न आता है। अब एकदम रिवर्स चल रहा है कि 23 के मल्टीपल पे आप फॉरवर्ड पे खरीद रहे हो एंड अर्निंग ग्रोथ इज सब 10। सो इट इज़ लाइकली टू इधर हैव लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड और देयर विल बी सम करेक्शन जिसमें आपको एंट्री पॉइंट मिलेंगे। सो एज अ इन्वेस्टर आज से अगर आपको कंपाउंडिंग देखना है, from here if you get double digit, I think you should be very happy. It's still better than what you get in the bank. But if you're an alert investor और ये या तो कंसोलिडेशन फेज में कुछ मिल जाए या कोई ना कोई स्टॉक में क्रैक होते ही हैं, जैसे बेस्ट सेक्टर है आज EMS इज ग्रोइंग 60-70% कंफर्टेबली, वहाँ पे भी एक स्टॉक है जो 40% डाउन है फॉर एग्जांपल। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त 100% मार्केट में रहना है, एंड यू मे गेट अ चांस टू स्विच फ्रॉम A to B in a sector which you know and understand better than somebody else at a price which is defensible, because हमारे हाथ में इन्वेस्टर के पास एक ही वेपन है, एंट्री पॉइंट। बाकी तो सारा मार्केट डिक्टेट करता है और मैनेजमेंट डिक्टेट करता है। तो वो एंट्री पॉइंट पे अगर आप जिद पे नहीं अड़े रहेंगे, आई थिंक यू पे अ कॉस्टली लेसन देन। ठीक है, ये एक आखिरी सवाल। स्टॉक्स में चलो क्रैक आ गया नहीं आया अलग बात है, मार्केट स्पेसिफिक अगर क्रैक आना है, मतलब जैसे हमने 2008 से पहले वाली बुल मार्केट में 3-4-30% करेक्शन प्लस देखी थी, इस बार तो 6% पे लोग घबरा जाते हैं। तो उसके लिए क्या फैक्टर होगा, क्या ऐसी चीज़ आएगी जिससे मार्केट क्रैक करेगा? सी whatever we know normally is never the reason, but there are 5 things I think about. Okay. Number 1, दुनिया में डेट बबल बहुत भयंकर है, बहुत ही भयंकर है, and that is what is giving rise to the rise of gold and Bitcoin and silver and uranium and all. So it is a anti-dollar which is still better than UK pound or British yen and euro and all. The debt problem someday is going to blow and it's a big problem. दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है कहाँ से आके हिट करता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी ओवरनाइट आप सोचते थे कि ये मारुति 65% मार्केट शेयर है, जैसे चाइना में देखा गया 60% मार्केट EV पे चली गई है। सो टेक डिस्ट्रप्शन अफेक्ट्स एवरीबडी, आवर फेवरेट IT सेक्टर, आवर फेवरेट फार्मास्यूटिकल सेक्टर, every sector. It's happened in our media sector, for example. So number 2 is tech disruption. Third is geopolitics, unpredictable है और ये न्यू गेम चल रहा है टू posture. अब कहाँ पे वॉर छिड़ जाए, कहाँ पे क्या उसका रिएक्शन हो जाए, उस पर रेड सी में शिपिंग नहीं जा रही है, तेल नहीं पहुँच रहा है, क्या होता है। Geopolitics is 3. Number 4 is the internal politics is becoming so divisive in every country. बिल्कुल, ये एकदम एक्सट्रीमिज्म पे आ गया है। यूरोप में वॉर है इंटरनली, अमेरिका में वॉर चल रहा है इंटरनली, इसके क्या रेपरकशन और क्या आउटकम हो, बीच में कुछ नहीं है। सो मॉडरेशन इन द वर्ल्ड जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिछले 40 साल में, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वन वर्ल्ड वन इकोनॉमी, वो ब्रेक डाउन है, एंड दैट इज इन्फ्लेशनरी, इनहेरेंटली दैट इज इन्फ्लेशनरी, एंड दैट्स व्हाट गिव्स राइज टू हार्ड एसेट प्राइसेस अगेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लाइमेट चेंज, कि आज अपने बेंगलोर डूब गया था और हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे 20% ग्रोथ आएगा, जब आदमी घर में ही सेफ नहीं है, ऑफिस कहाँ से जाके काम करेगा, इवन इफ यू डू वर्क फ्रॉम होम। बॉम्बे में ये हो सकता है, दिल्ली में हो रहा है। सो अक्रॉस दिस इज अ प्रॉब्लम विच हैज़ टू बी सॉल्व्ड, बट ऑल दीज आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज, कि क्लाइमेट चेंज sorry is also an opportunity for you. Why we are playing into this whole theme of energy transition, renewables, is exactly in that theme. Why you are still confident about technology, defense, is कि they will play into this theme. बिल्कुल, करवा चौथ का चांद भी ऐप में देखना पड़ता वो चांद तो दिखाई नहीं था। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।